Hello everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snaps Biology. So, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ. Okay, and don't forget to press that bell icon next to the subscription button to get all the notifications whenever a new video comes up. Okay, ठीक है, तो start करते हैं. So come to question number 1. Which one is used for knowing whether or not a population is evolving? Okay, एक population evolve हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम किससे पता करेंगे? Okay, degree of evolution, genetic drift, proportion between acquired variations या फिर हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन. ओके, तो अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट हुआ था हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को लेकर, राइट? तो उसमें हम क्या बोले थे कि पॉपुलेशन में कोई भी कुछ भी चेंज हो रहा है वो हम उसके वैल्यू से, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन की जो वैल्यू आएगा उससे हम पता लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. Clear? Option D is the correct answer. Now come to question number 2. The evolution of a species is based upon the sum total of adaptive changes preserved by natural selection, isolation, speciation या फिर human conservation. तो देखो यहाँ पे पूछा है कि जो total adaptive changes है एक species में, clear, during its evolution, clear, तो वो क्या प्रिजर्व करता है, कौन से प्रोसेस से वो प्रिजर्व होता है जो एडेप्टिव चेंजेस होते हैं? तो वो नेचुरल सिलेक्शन से होता है या फिर आइसोलेशन से होता है या फिर स्पेसिएशन से होता है या फिर ह्यूमन कंजर्वेशन से होता है? तो ये डिस्कशन करने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट इज आइसोलेशन एंड व्हाट इज स्पेसिएशन. क्लियर? तो देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच populations of living organisms adapt and change. Clear? And as a result of this adaptation and change, what happens? Favorable traits are transmitted through generations. Clear? जो favorable traits हैं वो generation after generation वो transmit करेंगे. Clear? Now come to isolation. So what is isolation? Isolation is the process which allows the organisms to evolve. Clear? So to evolve to be different enough so that they become distinct species that can no longer interbreed if their populations become contiguous again. Okay, एक साथ फिर से अगर वो population आते हैं तो वो उनमें interbreeding नहीं होगा. Clear? That is isolation. ये एक ऐसा process है कि organism ऐसे evolve होते हैं, इतना different होते हैं और उनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है, वो डिस्टिंक्ट स्पीसीज में डेवलप होते हैं कि बाद में अगर उनका पॉपुलेशन एक दूसरे के पास आए तो वो इंटरब्रीड नहीं करेंगे. क्लियर? दैट इज आइसोलेशन. क्लियर? नाउ कम टू स्पेसिएशन. सो व्हाट इज स्पेसिएशन? इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच अ न्यू काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज इज क्रिएटेड. एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा. Clear? And कब ये होता है? It occurs when a group within a species separates from other members of its species and develops its own unique characteristic. एक group of species से, clear, एक group अलग हो जाता है, एक group within a species, clear, it separates from other members of its species, clear, and as a result of which it develops its own unique characteristic features. क्लियर? तो देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है द इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज इज बेस्ड अपॉन द सम टोटल ऑफ एडेप्टिव चेंजेस. ओके, जो एडेप्टिव चेंजेस है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से प्रिजर्व करता है? तो वो प्रिजर्व करता है आपका आइसोलेशन. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. A species inhabiting different geographical areas is known as सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, सिबलिंग या फिर बायोस्पीशीज. क्लियर? तो सिम्पैट्रिक स्पीसीज हम किसे बोलते हैं? जब दो रिलेटेड स्पीसीज या फिर पॉपुलेशन एक साथ सेम ज्योग्राफिक एरिया में एग्जिस्ट करते हैं.
okay, and as a result of which what happens, they frequently encounter each other. क्लियर, तो वो होता है सिंपैट्रिक। पर यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन की दे इनहेबिट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, तो वो क्या होंगे, दे आर एलोपैट्रिक स्पीशीज। अंडरस्टूड? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Question is, according to De Vries theory, evolution is jerky, discontinuous, continuous and smooth, या फिर both A and B. Okay, तो Hugo De Vries in 1901 he advanced an evolution theory. क्या बोलते हैं उस evolution theory को? Theory of mutation, right? And according to theory of mutation, it says that evolution is a jerky process. Okay, and in this process new varieties and species are formed by the process of what? Mutation. And this mutation is what? This mutation is discontinuous variation which function as evolutionary raw material. Understood? तो क्या होगा, ये jerky भी होगा और discontinuous भी होगा. That means option A and option B both are correct. तो आंसर हो जाएगा हमारा option D. Clear? Understood? Now come to question number 5. Sympatric speciation develops reproductive isolation without geographic barrier, barrier to mating, barrier to gene flow या फिर genetic change. Clear? तो sympatric के बारे में, sympatric species किसे बोलते हैं या फिर speciation किसे बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई geographical barrier नहीं होता है, related species and population they exist in the same geographic area. Clear? As a result of which they frequently encounter each other. तो क्या होगा, without geographic barrier. Clear? 5 का आंसर ऑप्शन A. Now come to question number 6. Quick change in phenotypes in a small band of colonizers is called as. Okay, phenotypes में quick change होगा एक small band of colonizers में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट? फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक बॉटलनेक, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर जीन फ्लो? इसे बोलते हैं हम क्या? फाउंडर इफेक्ट। क्लियर? तो ये जो भी है फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक बॉटलनेक, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, ये सब सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं? तो पाइनस, रिसिया, जिंको या फिर नेटम? क्या होगा? जिंको। क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Which is not a vestigial organ in case of man? Okay, क्या वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है मैन में? तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एनालाइज करो। नेल्स होगा, थर्ड मोलर होगा, कॉकिक्स होगा या फिर सेगमेंटेड मसल्स ऑफ द एब्डोमेन होगा? क्या होगा? नेल्स होगा। दैट इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन केस ऑफ मैन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. The animals of cold countries have relatively shorter and poorly developed ears, eyes, hairs and other phenotypic characters. जो कोल्ड कंट्री के एनिमल होते हैं उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जैसे कि जो दूसरे कंट्री के एनिमल्स होते हैं उनको अगर हम कंपेयर करें इनसे, तो these animals of cold countries have relatively shorter and poorly developed ears, eyes, hairs and various other characters. Okay, तो ये लॉ कौन सा है? ओके, कोप्स लॉ, डोलोस लॉ, बर्जमैन्स लॉ या फिर एलेंस लॉ? तो ये होगा आपका एलेंस लॉ। क्लियर? जो भी ये सब लॉ है वो हम पढ़ेंगे, ओके, धीरे धीरे करके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. Phenomenon of industrial melanism demonstrates. Okay, geographical isolation, natural selection, reproductive isolation या फिर induced mutation? तो देखो, तुम लोग ये देखे होगे कि इन many animals what happens, they have a body color that allows them to blend in with their background. Okay, जैसे कि moths having speckled wings. What they do? Okay, they camouflage themselves with their background while they rest on lichens. Clear? So this is due to what? Your industrial pollution. Okay, which includes sulfur dioxide gas and dark soot deposits. और ये जो phenomenon है इसे हम बोलते हैं क्या? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। क्लियर?
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? वो डेमोन्स्ट्रेट करता है नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज व्हाट हैपेंस, they develop a body color which allows them to blend in with their background, okay, depending upon their environment, okay, clear? तो ये हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन. Now come to question number 11. The present epoch in the Earth's age is known as Holocene, Miocene, Pleistocene या फिर Pliocene. Okay, तो जो epoch है वो क्या है? Epoch is a period of time in history. Clear? It is the reference point from which time is measured. Clear? And the current epoch is what? Your Holocene. Okay, and this Holocene epoch began 11,700 years ago after the last major ice age. Ice age के बाद ये आया है क्या? Holocene. Clear? Understood? Now come to question number 12. Which geographical period in the age of Earth is known as the age of fish? Okay, fish का age किसे बोलते हैं? कौन सा period को? Devonian period. Okay, option B is the correct answer. तो देखो आपसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को लेकर, तो डिस्कस करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13. एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग अपर क्रिटाशियस, लोअर जुरासिक, मिड क्रिटाशियस या फिर कार्बोनिफेरस? दे ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग मिड क्रिटाशियस पीरियड. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now come to question number 14. During which period in the age of Earth did terrestrial life was well established? Well established दिया है. Okay, तो कौन सा period होगा? It will be your Carboniferous period. Okay, option C is the correct answer. Clear? Now come to question number 15. Maximum diversity of reptiles was during Jurassic period, Ordovician period, Triassic period या फिर Cretaceous period? It will be Cretaceous period. Okay, now come to question number 16. Which of the following is the most primitive ancestor of man? Most primitive. तो most primitive ancestor क्या है आपका? Australopithecus. Okay, option C is the correct answer. Now come to question number 17. The extinct representative of the present day man is. यहाँ पे एक वर्ड है extinct representative. Okay, जो अभी नहीं है present day man का, वो पास था. ओके, क्लियर? तो वो एक्सटिंक्ट हो गया है. तो वो क्या है? क्रोमैग्नॉन मैन, इरेक्ट मैन, जावा मैन या फिर नेंडरथल मैन? क्या होगा आपका? ऑप्शन ए. क्लियर? ये एक्सटिंक्ट हो चुका है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. द मॉडर्न मैन डिफर्स फ्रॉम एप्स इन. ओके, तो मॉडर्न मैन एप्स से कैसे अलग है? मतलब किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है? मॉडर्न मैन का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है. ओके, तो एब्सेंस ऑफ टेल, स्पैर्स ऑफ बॉडी, ब्रॉडन चेस्ट ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ स्टेर्नम या फिर आर्म शॉर्टर देन लेग्स? क्या होगा? आर्म्स शॉर्टर देन लेग्स. क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? मॉडर्न मैन डिफर्स फ्रॉम एप्स इन आर्म्स शॉर्टर देन लेग्स. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. The chronological order of human evolution from early to the recent is. Okay, chronologically हमें सजाना है human evolution को early to recent, मतलब old से new. Clear? तो देखो फर्स्ट क्या आएगा आपका? रामापिथिकस, फिर आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस. ओके, तो क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा. तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि पहले हैबिलिस होगा या इरेक्टस होगा. तो याद रखना कि पहले हैबिलिस होता है, उसके बाद इरेक्टस आएगा. क्लियर? दोनों का जीनियस नेम सेम है, राइट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20. द टेललेस प्राइमेट इज. कौन से प्राइमेट में टेल नहीं होता है? लेमर, स्पाइडर मंकी, अफ्रीकन बबून या फिर लॉरिस? तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज लॉरिस. ये एक ऐसा प्राइमेट है जिसमें टेल नहीं होता. अंडरस्टूड? तो थोड़ा डाइवर्सिटी को आपको ध्यान में रखना है और इवोल्यूशन को ध्यान में रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका ज्योग्राफिकल टाइम स्केल. क्लियर? कौन सा एज या फिर कौन सा पीरियड किसका है. अंडरस्टूड? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो.
I hope this video will be helpful to you all in your CPT exam and also various competitive exams like various entrance exams which you are going to give for your masters. Clear? So this is all about it. मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब, press that bell icon next to the subscription button and don't forget to select all. ओके अगर ऑल सिलेक्ट करते हो तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें. क्लियर? टू लाइक एंड शेयर. थैंक यू.